हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, मैं आज तक बहुत सारे इन्वेस्टर से मिला हूं और मैं खुद भी बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के माइंड में फंडामेंटल्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पैरामीटर्स, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना कि मेरी कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी चल रही है, मेरी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो कैसी है, या जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो कैसी है। एंड एट द मैक्स हम ये सोच लेते हैं कि मेरी कंपनी कौन सी सेक्टर या कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। दोस्तों, आई पर्सनली फील कि फंडामेंटल्स आर मच मोर देन जस्ट इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां पर मुझे ऐसा लगता है दैट देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स जहां पर हमें कंपनी को जज करते रहना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, क्या कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आ रहा है, क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स उम्दा और बहुत बढ़िया है या नहीं है। हमें फाइनेंशियल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, इसीलिए फाइनेंशियल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है, लेकिन क्या फाइनेंशियल इज द ओनली फैक्टर? दिस इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन, दिस इज अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिविटी, और ये अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं। आपको अपनी कंपनी को इंडस्ट्री में बाकी पीयर से भी कंपेयर करना आना चाहिए और आपकी कंपनी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज होनी चाहिए सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो अट्रैक्ट कर पाए। मैनेजमेंट एनालिसिस भी एक टाइप का एनालिसिस होता है और वो एनालिसिस जिसको लेकर सभी का फोकस बहुत ज्यादा रहता है और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एनालिसिस है भी। दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन एनालिसिस। मतलब फ्रूट खरीदने से लेकर लग्जरी आइटम खरीदने से लेकर स्टॉक्स के परचेज करने तक एक चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो है किसी चीज की क्वालिटी के साथ साथ उसकी अच्छी वैल्यूएशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वैल्यूएशन का ही एक पैरामीटर डिस्कस करने वाला हूं। ऑल्दो वैल्यूएशन के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, रादर वैल्यूएशन इटसेल्फ दो तरीके का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यूएशन और एक होता है रिलेटिव वैल्यूएशन। दोस्तों, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन का मतलब होता है अगर मुझे इस लैपटॉप की वैल्यूएशन करनी है तो ये पता करना कि ये लैपटॉप मेरे लिए जीवन भर के अंदर कितनी वैल्यू जनरेट कर सकता है। लेकिन इससे आसान होता है रिलेटिव वैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें x जीबी की रैम है, y जीबी की हार्ड डिस्क है, अब दूसरे लैपटॉप के अंदर कितने जीबी की रैम है, कितने जीबी की हार्ड डिस्क है, स्क्रीन साइज क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे पैरामीटर्स को मैं कंपेयर करूंगा और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या लैपटॉप ए की वैल्यू बी लैपटॉप की वैल्यूएशन से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वैल्यूएशन। और मैं इस सीरीज में आपके साथ ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स लेकर आऊंगा जहां पर हम एक एक करके एक पैरामीटर को उठाएंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन को किस तरीके से जज किया जा सकता है। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वैल्यूएशन का एक पैरामीटर which is called price to earning multiple. Now, सबसे पहले let us try to break down this parameter. ये पैरामीटर कहता क्या है? price to earning multiple. It means numerator में है price of the share, current market price per share, डिनोमिनेटर में है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इसका मतलब होता है एक कॉमन शेयर होल्डर के लिए कंपनी ने कितना पैसा कमाया। दोस्तों, ये पैसा आपको डिविडेंड की फॉर्म में नहीं मिल रहा, ये पैसा आपके अकाउंट में भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है। नाउ व्हेन यू गेट द अर्निंग पर शेयर और इस नंबर से आप डिवाइड करते हैं प्राइस पर शेयर को। फॉर एग्जांपल, कंपनी का स्टॉक प्राइस है 100 रुपए और कंपनी की अर्निंग पर शेयर इस साल की है 10 रुपए। मतलब मैं इस कंपनी को 10 रुपए का प्राइस पे कर रहा हूं फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ अर्निंग पे। इसका एक मतलब दोस्तों ये भी होता है कि अगर ये अर्निंग्स कांस्टेंट रहती है तो कितना टाइम लगेगा मुझे मेरे पैसे को वापस निकालने में। अब दोस्तों, यहां से इसकी अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है। अगर ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो उसी अर्निंग पर शेयर को कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए का पी मल्टीपल 10, कंपनी बी का पी मल्टीपल 20। मतलब 1 रुपए की अर्निंग कमाने के लिए ए के बायर को 10 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि बी के बायर को वही 1 रुपए की अर्निंग कमाने के लिए 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब बी की वैल्यूएशन ज्यादा है और ए की वैल्यूएशन कम है, क्योंकि ए वाले को 10 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं जबकि बी वाले को 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए अंडर वैल्यूड है और बी ओवर वैल्यूड है? तो दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आपको ये बताता है कि एक कंपनी महंगी है सस्ती है, वो आपको ये नहीं बताता कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है। जैसे कि मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू यहां पर दिखाता हूं। मैंने यहां पर स्कैनिक्स ओपन कर लिया, मैंने यहां पर सर्च बार में टाइप किया, मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर पे क्लिक किया। अब आप देखिए इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज 60। मतलब आपको अपना पैसा वापस निकालने में 60 साल लगेंगे, या फिर मैं ये बोलूं कि आपको 1 रुपए की अर्निंग कमाने के लिए 60 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो पेप्सोडेंट भी HUL का है और क्लोजअप भी HUL का है। अगर हम सोप्स की बात करें तो लक्स भी HUL का है और डव भी HUL का है।
कहने का मतलब क्या है, एक ही सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स एचयूएल के हैं और वो सभी की सेल मास्टर सेल होती है, बहुत ही ज्यादा हैवी सेल्स होती है इन सारे प्रोडक्ट्स की। पूरा देश इस चीज को यूज कर रहा होता है दोस्तों, इसीलिए एचयूएल वाली कंपनीज जनरली हाई वैल्यूएशन पे रहती हैं। तो एचयूएल इज नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हियर। All I want to tell you is that price to earning multiple is just one of the angles। अगर ये ज्यादा है तो मतलब वैल्यूएशन ज्यादा की तरफ है, अगर ये नंबर छोटा है तो मतलब वैल्यूएशन सस्ती की तरफ है। लेकिन यहां पर आती है एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, सिर्फ 60 या 70 की वैल्यूएशन को महंगा कह देना इज अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। यहां पर आपको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को एक और चीज से कंपेयर कर लेना चाहिए कि मेरी कंपनी की जो इंडस्ट्री है या मेरी कंपनी का जो सेक्टर है उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल क्या है। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, एचयूएल का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, मैं आपको यहां पर एक कॉन्टेक्स्टुअल एक बात बता दूं, निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अप्रोक्सीमेटली 18 से 22-23 के आसपास का रहता है। 24 के आसपास वो ओवरवैल्यू होना शुरू हो जाता है, 18 से नीचे वो अंडरवैल्यू होना शुरू हो जाता है। वहीं इसके अगेंस्ट अगर हम एचयूएल का पीई मल्टीपल देखें तो ये ऑलमोस्ट उससे 3 गुना चल रहा है या 2.5 टाइम्स चल रहा है। तो सिर्फ ये बोल देना कि एचयूएल ओवरवैल्यूड है, ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देख के ये गलत है। यहां पर हमें कंपेयर करना चाहिए इसको सेक्टर या इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से। या देखिए 60 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होने के बावजूद इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 67 है, इसका मतलब एचयूएल अपने इंडस्ट्री या अपने सेक्टर में अभी भी अंडरवैल्यूड है। वही यहां पर अगर हम कुछ एग्जांपल आईटी सेक्टर का देखते हैं तो यहां पर मैंने क्लिक किया इन्फोसिस पे। आईटी सेक्टर को अगर आप नोटिस करें तो आईटी सेक्टर के सेक्टोरल पीई को अगर हम नजर मारें तो दिस इज कमिंग अप टू बी 38.54। यहीं पर अगर हम इन्फोसिस को देखें तो इट इज ओनली 28.86। मतलब इन्फोसिस पिछले 4 साल में ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स बढ़ने के बावजूद आज भी अपने सेक्टर में अंडरवैल्यूड है। वहीं अगर हम इसके पीयर्स में परसिस्टेंट सिस्टम्स में चलते हैं तो जहां पर सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 38 है, वहीं पीई मल्टीपल परसिस्टेंट सिस्टम का इज कमिंग अप टू बी 72 व्हिच इज ऑलमोस्ट डबल। दोस्तों प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से हमें 2 चीजें सीखने को मिलती है। पहला, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, एक कंपनी जिसकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बहुत ज्यादा है, अगर उसके फंडामेंटल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो ये हाई प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल डिजर्व भी कर सकता है। जस्ट बिकॉज के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल सस्ता है डज नॉट मीन कि कंपनी अंडरवैल्यूड है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल सस्ता ऐसी कंपनीज का भी हो सकता है जिनका प्राइस लगातार गिर रहा है क्योंकि इनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल शुड नॉट बी सीन सिंगुलरली। सिर्फ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आपको कुछ नहीं बताएगा। तो पहली चीज, आप इसको इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे। दूसरा, आप इसको खुद के फाइनेंशियल से कंपेयर करेंगे कि अगर इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है, अगर इस कंपनी का टाइम चल रहा है, एज इन ये सनराइज सेक्टर में है, फॉर एग्जाम्पल पिछले 3-4 साल से ईवी सेक्टर, अभी रिसेंटली हाइड्रोजन सेक्टर या सेमीकंडक्टर या लॉजिस्टिक्स, ये सारे सनराइज सेक्टर में काउंट हो रहे हैं। तो आपको 2 चीजें कंपेयर करनी है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में। पहला, इसके सेक्टर के एवरेज पीई से हमें कंपेयर करना है, और दूसरा, इस कंपनी के खुद के फंडामेंटल से कंपेयर करना है। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं और प्राइस टू अर्निंग भी ज्यादा है, इसका मतलब है कि लैपटॉप की क्वालिटी अच्छी है इसलिए महंगा बिक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं है और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बहुत ज्यादा है, या फिर मैं अपने सेक्टर में हाईएस्ट पीई के आसपास ट्रेड हो रहा हूं जबकि मेरे फंडामेंटल उनके कंपैरिजन में उतने अच्छे तो नहीं है, इसका मतलब ये कंपनी ओवरवैल्यूड है। None of these should be taken as a trading और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। हम एक हेल्थी डिस्कशन में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बताइए मुझे, आपको सनराइज सेक्टर पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। See you in the next video. Bye. Take care. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.